चैप्टर 83 वीक कॉफ कमज़ोर खांसी। हुआंगगांग गांव। रोहित की नज़रें थोड़ी घूमी जब उन्होंने गांव में दाखिल होते हुए रास्ते के साथ लगे ग्रामीण गांव का जायज़ा लिया। पूरे जयपुर शहर में एक आधा नया आधा पुराना एहसास था। सामने के घर नए बने हुए ग्रामीण विला थे जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन गांव के पीछे के घर बहुत पुराने थे। वहां न केवल मिट्टी के घर थे बल्कि 100 साल से भी पुराने लकड़ी के घर भी थे। इनमें से कुछ लकड़ी के घरों में बुजुर्ग लोग रहते थे, जबकि कुछ ऐसे ही छोड़ दिए गए थे जिनकी खिड़कियां गिरी हुई थीं और दरवाजे आधे खुले थे, जो अंधेरे से ढके हुए थे, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं जाती थी। इससे एक डरावना एहसास होता था, लेकिन ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हर ग्रामीण इलाका ऐसा ही होता था, लेकिन यहाँ एक असली भूत की मौजूदगी के बारे में सोचना काफ़ी बेचैन कर रहा था। अरे पूनम, रोहित ने पहले जानकारी लेने का फैसला किया और अपने सैटेलाइट फ़ोन पर डायल किया। रोहित, तुम्हारा समय बिल्कुल सही है। मुझे अभी भी तुम्हें पिछली बार के बारे में कुछ बताना है। ये जयपुर शहर के नए आत्माओं के जादूगर अंकुश के बारे में है। उसकी मानसिक स्थिति में कुछ दिक्कतें हैं, शायद उसके साथ रहना मुश्किल है। बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो और अगर ज़रूरी हो तो उससे लड़ाई मत करो। आखिरकार तुम भविष्य में साथी बनोगे। पूनम ने यह बात अंकुश के बारे में एक फाइल पकड़े हुए कही। अब इस बारे में बात करने में बहुत देर हो चुकी है। अंकुश ने मुझे पहले ही परेशान करना शुरू कर दिया है और मैं उसकी संगत में नहीं हूँ, रोहित ने कहा। मैं जयपुर शहर के बाहरी इलाके में हुआंगगांग गांव नाम की जगह पर हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ कुछ अलौकिक घटनाएं हुई हैं। क्या तुम्हारे पास इस जगह के बारे में कोई रिकॉर्ड है? मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ किसी सहकर्मी से कह सकती हूँ कि वह तुम्हारे लिए कुछ खोजे, पूनम ने कहा। यह अधिकार किसके पास है? रोहित ने पूछा। पूनम ने जवाब दिया, बेशक ये तुम्हारे पास है। एक बार जब तुम जयपुर शहर के प्रभारी बन जाओगे तो तुम्हारे पास रिकॉर्ड्स को देखने का अधिकार होगा। न केवल अन्य अलौकिक घटनाओं के रिकॉर्ड्स, बल्कि अन्य आत्माओं के जादूगरों की फाइलें भी तुम्हारी समीक्षा के लिए खुली होंगी। तो इसे ढूंढने में मेरी मदद करने की पूरी कोशिश करो और जैसे ही तुम्हें कुछ मिले मुझे भेज दो। साथ ही मैं चाहता हूं कि यह सब खत्म होने के बाद मैं मुख्यालय में शामिल हो जाऊं। क्या तुम उसकी व्यवस्था कर सकती हो? रोहित ने कहा। हालांकि मुख्यालय में शामिल होने का मतलब खतरनाक अलौकिक घटनाओं से निपटना था, लेकिन अगर वह दूसरे भूत को नियंत्रित करने और भयंकर भूत के पुनरुत्थान को बढ़ाने का तरीका खोज पाता तो वह शामिल होने का फैसला कर सकता था। प्रभारी होने के अधिकार बहुत ज्यादा थे और इससे बहुत सी सुविधाएं भी मिलती थीं। यह कोशिश के लायक था। जब पूनम ने सुना कि रोहित मुख्यालय में शामिल होना चाहता है तो उसने उत्साहित होकर कहा, जब तक तुम सहमत हो मैं जल्दी से किसी को तुम्हारे साथ मिलने के लिए व्यवस्था कर सकती हूँ, ताकि तुम्हारे पद पर आने से पहले एक संक्षिप्त प्रशिक्षण और मानसिक मूल्यांकन हो सके। इसमें शायद 1 हफ्ते के अंदर का समय लगेगा। बहुत बढ़िया, लेकिन मैं अंकुश की जगह लेना चाहता हूँ और जयपुर शहर का प्रभारी बनना चाहता हूँ, रोहित ने कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, यह फैसला तो बड़े अधिकारियों को लेना होगा, पूनम ने जवाब दिया। रोहित ने कहा, अगर जयपुर शहर में कोई प्रभारी न हो तो? अगर जयपुर शहर में कोई प्रभारी न हो तो बेशक हम किसी स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता देंगे, पूनम ने कहा। लेकिन उसे जल्दी ही कुछ एहसास हुआ और उसने हैरानी से कहा, कुछ भी मूर्खतापूर्ण काम मत करना। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा अंकुश के साथ क्या झगड़ा हुआ है, लेकिन तुम दोनों के आपस में लड़ने का ये कोई कारण नहीं है। अभी समग्र स्थिति को प्राथमिकता देनी चाहिए। निश्चिंत रहो, मैं वाकई बड़ी तस्वीर पर ध्यान दूंगा। रिकॉर्ड्स की जांच करने में मेरी मदद करना याद रखना। यह अलौकिक घटना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं फिलहाल मुफ्त में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तुम्हारी मदद करना तुम्हारा कर्तव्य है, रोहित ने कहा। तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। अलौकिक घटनाओं को हल करना वाकई अभी प्राथमिकता है, पूनम सहमत हुई। अच्छा, अगली बार बात करेंगे। और जब तक बहुत ज़रूरी न हो मुझे फ़ोन मत करना। मैं पहले से ही हुआंगगांग गांव में हूं और किसी भी पल किसी भूत का सामना कर सकता हूं, रोहित ने कहा और तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी पल पूनम ने माथे पर बल डाला और तुरंत अपने टीम लीडर अरविंद को इस मामले की जानकारी दी। ये सुनकर अरविंद हंसे और कहा, क्या समस्या है? एक बार जब रोहित मूल्यांकन पास कर लेता है और एक आत्माओं का जादूगर बन जाता है तो बस अंकुश को कहीं और भेज दो। जयपुर शहर को निश्चित रूप से रोहित को सुरक्षा का प्रभारी बनाने से फायदा होगा, क्योंकि वह स्थानीय है। तुम्हारा मुख्य काम अब हुआंगगांग गांव में अलौकिक घटना को हल करने में उसकी सहायता करना है। मैं विशेष रिकॉर्ड्स का ध्यान रखूंगा। अगर वह 2 अलौकिक घटनाओं को अकेले हल कर सकता है तो उसे एक विशेष अपवाद देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर पूनम को राहत मिली। अगर वह जीवित रहता है तो सब कुछ हल हो सकता है, लेकिन अगर नहीं तो कुछ भी मायने नहीं रखता। रोहित ने अपने हाथ में सैटेलाइट फोन को देखा और रघु की मृत्यु का दुखद दृश्य उसके दिमाग में कौंध गया।
क्या वह उसका खुद का भविष्य हो सकता है? वह गांव में दाखिल हुआ। उसने हरीश पाल, मनोज और शियाओकियांग एंटरटेनमेंट क्लब के कुछ अन्य लोगों को वहां काफी गंभीर भावों के साथ खड़े देखा, जैसे कि उन्होंने कुछ खोज लिया हो। उन्होंने मुश्किल से ही उसके आने पर ध्यान दिया, उसे केवल एक आकस्मिक नज़र दी। रोहित ने देखा, उसकी नज़र सख्त हो गई। लेकिन उसने एक इमारत के सामने देखा, दरवाज़ा चौड़ा खुला हुआ था और उसके साथ माल्यार्पण किया गया था। शोक के कपड़े पहने गांव वाले एक चमकीले लाल ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठे थे, कागज़ के पैसे जला रहे थे और विलाप कर रहे थे। साफ था कि गांव में किसी की मौत हो गई थी और एक अंतिम संस्कार चल रहा था। रोहित ने ताबूत के सामने लगे चित्र पर नज़र डाली। यह एक सूट पहने हुए एक सुंदर आदमी था। क्या बुरा शगुन है, इस समय किसी को मरना और अंतिम संस्कार करना क्यों जरूरी था? क्या ये सिर्फ हमें परेशानी नहीं दे रहा है? थोड़ी दूर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी हरीश पाल माथे पर बल डालकर धूम्रपान कर रहा था, साफ तौर पर अच्छे मूड में नहीं था। गांव में घुसते ही एक काला रोगन किया हुआ ताबूत मुख्य हॉल में रखा गया था, जिसमें भांग और फिलियल भक्ति के कपड़े पहने हुए गांव वाले थे, जो विलाप कर रहे थे और रो रहे थे। ये वाकई एक अशुभ संकेत था। सावधान रहने के लिए इस ताबूत को तुरंत जला देना चाहिए। कौन जानता है कि अंदर का शव रात में घूमना शुरू न कर दे, किसी ने सुझाव दिया। मनोज ने उसे देखा और कहा, इसे कौन जलाएगा? अगर तुम गांव वालों के सामने ऐसा कुछ कहोगे तो तुम उन्हें निश्चित रूप से गुस्सा दिलाओगे। तब अलौकिक घटना को हल करने की बात तो दूर, तुम इस गांव में रह भी पाओगे या नहीं, ये भी सवालिया निशान है। इसके अलावा अगर यह सिर्फ एक सामान्य शव है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किस तरह के लोग हैं जिन्होंने अपने हिस्से के शव नहीं देखे हैं? छोटी छोटी बातों पर ज्यादा हंगामा मत करो, उसने आगे कहा। ये सिर्फ एक व्यक्ति है जो मर गया है। मरे हुए लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। इस गांव में भूत वाकई डरावने हैं। हालांकि हमें अभी भी इस गांव की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं सुझाव देता हूं कि हम सभी पहले थोड़ी जांच करें। ये सबसे अच्छा होगा कि हम गांव वालों से पूछें कि क्या कुछ असामान्य है। हमारी क्षमताओं के साथ अगर हमें किसी भूत का सामना भी करना पड़ा तो हम तुरंत नहीं मरेंगे। जब कुछ होता है तो हम सब मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। अगर वाकई भूत हैं तो हम उनसे निपट सकते हैं, किसी और ने प्रस्ताव रखा। गांव न तो बहुत बड़ा है और न ही बहुत छोटा है। एक समूह के रूप में चलना थोड़ा धीमा है। चलो हम दो दो के जोड़े में बढ़ जाते हैं और पहले स्थिति का जायजा लेते हैं। ठीक है, चलो ऐसा ही करते हैं। शियाओकियांग एंटरटेनमेंट क्लब के सदस्यों ने इस पर चर्चा की और सभी सहमत हुए कि उन्हें पहले जांच करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए, इससे पहले कि वे अपने अगले कदम का फैसला करें। रोहित उनमें से नहीं था और स्वाभाविक रूप से उसे बाहर छोड़ दिया गया था। उसने पैतृक हॉल में ताबूत को देखा, एक और फोन निकाला और एक तस्वीर खींची। उसने उस पर लगे चित्र की तस्वीर खींची और उसे पूनम को वापस भेज दिया। उससे पूछा कि मृतक कौन था, मौत का कारण क्या था और क्या कोई संदिग्ध पहलू थे। अलौकिक घटनाएं बिना किसी निशान के नहीं होती थीं। अगर मौत का कारण अजीब था तो बहुत संभावना थी कि भूत शामिल थे, और मौत के तरीके से कोई यह अनुमान लगा सकता था कि भूत ने किस विधि से मारा। ये बहुत महत्वपूर्ण था। रोहित ने ध्यान दिया कि उसके अलावा शियाओकियांग एंटरटेनमेंट क्लब के बाकी लोगों ने ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा था, शायद उनकी संख्या के कारण आत्मसंतुष्टि की वजह से। मुझे पहले गांव में घूमना चाहिए ताकि ये देख सकूं कि क्या हो रहा है, और फिर रहने के लिए एक जगह ढूंढनी चाहिए, उसने खुद से सोचा। तुरंत ही वह अपना सामान लेकर चल पड़ा और गांव में घूमना शुरू कर दिया। लेआउट, सड़कों से परिचित हो रहा था और इस बीच किसी भी अजीब जगह की तलाश कर रहा था। रोहित, अगर मैं कुछ कहूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? तभी शियाओकियांग एंटरटेनमेंट क्लब का हरीश पाल दूसरों से पीछा छुड़ाकर उससे मिला और बोला। रोहित ने कुछ जिज्ञासा के साथ उसकी ओर मुड़ा। हरीश पाल, क्या बात है? हरीश पाल मुस्कुराया और कहा, इस अलौकिक घटना को अकेले हल करने की तुम्हारी क्षमता साफ तौर पर अपर्याप्त है। तो क्या कहते हो, चलो हम हाथ मिलाते हैं और मिलकर सहयोग करते हैं, क्या कहते हो? तुम क्लब का हिस्सा हो, तुम क्लब से किसी को सहयोग करने के लिए क्यों नहीं ढूंढते? मेरे पास क्यों आए हो? रोहित चलता रहा और बोलता रहा, मैं सबसे सक्षम व्यक्ति को सहयोग करने के लिए ढूंढ रहा हूँ। सच कहूँ तो वे तुम्हारी तुलना में नहीं हैं। मुझे लगता है कि अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हमारी सफलता की संभावना सबसे ज्यादा है, हरीश पाल ने ईमानदारी से कहा। रोहित ने जवाब दिया, ये बात कहने के लिए अभी बहुत जल्दी है। यहाँ अलौकिक घटनाओं की सिर्फ अफवाहें हैं। मुझे यकीन नहीं है कि वाकई कोई भूत है। शायद भूत पहले ही हुआंगागांग गांव छोड़ चुका है। आखिरकार एक भूत का स्थान बदल सकता है। अगर वाकई कोई भूत है तो मेरे पास सहयोग की बात करने आना। हरीश पाल ने एक शर्मनाक मुस्कान दी, ये सच है। खांसी, खांसी, खांसी। जब रोहित और हरीश पाल बात कर रहे थे तभी पीछे से अचानक खांसी की आवाज आई, लगभग जैसे कि यह उनके बिल्कुल पास थी, कमजोर और दुर्बल, जैसे कि कोई बीमारी के उन्नत चरणों में हो। कौन है?
हरीशपाल तुरंत डर से पसीने से भीग गया, पीछे मुड़ा तो देखा कि कोई नहीं था। उसने आवाज की दिशा में देखा तो देखा कि एक पुराना लकड़ी का घर था। ये लकड़ी का घर छोड़ दिया गया था, छत की ज्यादातर टाइलें गिर गई थीं, आधा दरवाजा गायब हो गया था और अंदर अंधेरा और नम था, एक ऐसी जगह जहां घरेलू पक्षी और आवारा कुत्ते भी शरण लेने से इनकार कर देते। क्या हमारी किस्मत इतनी खराब हो सकती है? हरीशपाल ने बड़बड़ाया। रोहित की नजरें थोड़ी घूमी और वह दृढ़ कदमों से आगे बढ़ा, लकड़ी के घर का दरवाजा लात मारकर खोला। धमाका टिल्ड। लकड़ी के घर का दरवाजा सड़ने के कारण टूट गया और जमीन पर गिर गया, जिससे अंदर की हर चीज दिखाई देने लगी। जंगली घास के अलावा कुछ भी नहीं था। कोई नहीं। रोहित का भाव और गंभीर हो गया। क्या ये एक भूत है? हरीशपाल ने पूछा। रोहित ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है। हो सकता है कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो अभी अभी गुजर रहा था खांस रहा हो। आखिरकार इस गांव में बहुत से रास्ते हैं और लोगों का यहां से गुजरना सामान्य है। ज्यादा प्रतिक्रिया सिर्फ खुद को डराएगी। अब मेरे पीछे मत आओ। अगर यहाँ वाकई कोई भूत है तो मुझे सूचित करने आना। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करने पर विचार करूंगा। उसने कभी भी अकेले भूत से लड़ने का इरादा नहीं किया था। उसने जानबूझकर क्लब के लोगों को खींचने के लिए खबर जारी की थी। उम्मीद कर रहा था कि वह टिड्डी को टहनी पर बैठकर खाना और शिकारी का इंतजार वाली कहावत को अंजाम देगा। तो वास्तव में उसकी आगे बढ़कर लड़ने की कोई योजना नहीं थी। चूंकि तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं जोर नहीं दूंगा। शुभकामनाएं। हरीशपाल को लगा कि यह इलाका सुरक्षित नहीं है और वह जल्दी में चला गया। अध्याय 84 दरवाजे पर मंडराना। गांव में कुछ देर घूमने के बाद रोहित को कुछ खास नहीं मिला। सब कुछ बहुत शांत था, लेकिन इस शांति से रोहित थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। आखिरकार जानकारी से पता चला था कि यहाँ वाकई अलौकिक घटनाएं हुई थीं। वह कंपनी रोहित और शियाओ की आंग एंटरटेनमेंट क्लब के समूह को किसी झूठे संदेश के आधार पर यहाँ नहीं भेजती। एक साधारण धोखा अर्थहीन होगा और सिर्फ अपने लिए अंतहीन परेशानी पैदा करेगा। यहाँ कुछ असामान्य जरूर है, शायद मुझे वह अभी तक नहीं मिला है। किसी से पूछना बेहतर हो सकता है, रोहित ने खुद से सोचा। जाने अनजाने में वह गांव के पिछले हिस्से में आ गया। उस समय 60 साल का एक बुजुर्ग अपनी सब्जियों की क्यारी में काम कर रहा था। रोहित उसके पास गया और नमस्ते किया। अंकल, आप सब्जियां लगा रहे हैं? बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर देखा, फिर अपना काम जारी रखा। अंकल, मैं शहर से एक पर्यटक हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता था कि गांव इतना सुनसान क्यों लग रहा है और गांव के प्रवेश द्वार पर एक अंतिम संस्कार भी हो रहा है। क्या कुछ हुआ है? रोहित ने पूछा। भाग जाओ, बुजुर्ग ने एक गैर दोस्ताना जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह। रोहित के होंठ सिकुड़ गए, लेकिन वह गुस्सा नहीं हुआ। उसने जारी रखा, अंकल, क्या आप जानते हैं कि गांव के प्रवेश द्वार पर वह व्यक्ति कैसे मरा? वह जवान और सुंदर था, इस तरह उसका गुजर जाना काफी दुखद है। भाग जाओ। बुजुर्ग का उच्चारण साफ था, भाग जाओ मजबूत और दृढ़, जैसे इसे 1000 बार रटा गया हो। अंकल, क्या आप ठीक से बात नहीं कर सकते या आपको सिर्फ यही एक शब्द पता है? रोहित ने पूछा। तुम बच्चों को भाग जाना चाहिए। क्या तुम नहीं देख सकते कि तुम्हारा अंकल यहाँ व्यस्त है? बुजुर्ग ने तिरछी नज़र से रोहित को देखा। उसका रवैया न सिर्फ गैर दोस्ताना था बल्कि बहुत ही बुरा था। रोहित ने एक पल के लिए सोचा, फिर अपनी जेब से 100 रुपये निकाले। 100 रुपये में 3 सवाल, क्या कहते हैं? जब बुजुर्ग ने 100 रुपये का नोट देखा तो वह एक पल के लिए चौंक गया। फिर फुर्ती से अपने हाथों से पौधे छोड़ते हुए वह रोहित के पास दौड़ा, जल्दी से पैसे झपट लिए और फिर एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, तुम किस परिवार के बच्चे हो? तुम काफी कुछ जानते हो। जो कुछ पूछना चाहते हो पूछो। हुआंगगांग गांव में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे ना पता हो। पैसों की शक्ति वाकई बहुत ज्यादा थी। रोहित ने खुद से आह भरी, फिर पूछा, अंकल, क्या हुआंगगांग गांव हमेशा इतना शांत रहा है या ये सिर्फ हाल ही में ऐसा हुआ है? ये हमेशा ऐसा ही रहा है। गांव के सभी युवा शहर में रहने और घर खरीदने चले गए हैं। गांव सिर्फ त्योहारों के दौरान ही जीवंत होता है, अन्यथा यहाँ हम बुजुर्ग ही रहते हैं। बुजुर्ग ने कहा। क्या हुआंगगांग गांव में हाल ही में कुछ अजीब हुआ है? रोहित ने आगे पूछा। कुछ भी अजीब नहीं, बुजुर्ग ने सिर हिलाया। गांव के प्रवेश द्वार पर अंतिम संस्कार घर में मरने वाला व्यक्ति कौन है? रोहित ने पूछा। नहीं जानता, बुजुर्ग ने कहा। गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, शायद किसी परिवार का रिश्तेदार होगा। नहीं जानता। रोहित चौंक गया। गांव में कोई मरा था और एक अंतिम संस्कार हो रहा था, फिर भी इस बुजुर्ग ने दावा किया कि वह उसे नहीं पहचानता। ये साफ तौर पर समझ में नहीं आ रहा था। सामान्य ग्रामीण रीति रिवाजों के अनुसार किसी परिवार में किसी की मृत्यु की खबर सब जगह फैल जाती है। दरअसल मैं ये पूछना चाहता था कि क्या ये संभव हो सकता है कि हुआंगगांग गांव में हाल ही में भूत प्रेत का साया रहा हो? रोहित ने सीधे मुद्दे पर बात की। भूत प्रेत का साया?
बुजुर्ग साफ तौर पर चौंक गया, जैसे उसे यह अविश्वसनीय लगा हो, और फिर उसने अपनी उंगलियों को रगड़ा, जोरदार इशारा करते हुए। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। रोहित लगभग भूल गया था, ये पहले ही चौथा सवाल था और उसे उम्मीद नहीं थी कि अंकल इतने सटीक होंगे। रोहित ने उसके लिए 1 और 100 रुपये निकाले। फिर अंकल ने आखिरकार बात की, हर साल गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेत का साया है। ये दशकों से चल रहा है, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा। तुम एक पढ़े लिखे नौजवान लगते हो। क्यों, क्या आजकल के नौजवान भूत प्रेत की कहानियों के शौकीन हैं? ऐसा नहीं है, बस ऐसे ही पूछताछ कर रहा था, रोहित ने बेपरवाही से जवाब दिया। वह कुछ हद तक निराश था। उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली थी। क्या हुआंगगांग गांव में वाकई अलौकिक घटनाएं थीं? वैसे अंकल, क्या आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां मैं कुछ दिन रह सकूं? मैं यहाँ कुछ दिन बिताना चाहता हूँ, रोहित ने पूछा। मेरे घर में एक खाली कमरा है, एक रात का 100 रुपये, क्या रहना चाहोगे? बुजुर्ग ने रोहित के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। बस इसी तरह उसने अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया, नहीं बल्कि कहना चाहिए कि उसने बुजुर्ग के घर में एक कमरा किराए पर लिया। बुजुर्ग का नाम तपन था, वह गांव के पीछे रह गए बुजुर्गों में से एक था। उसके हिसाब से उसके दोनों बेटे जयपुर शहर में रहते थे और घर पर कुछ काम होने पर ही वापस आते थे। जहां तक उसकी पत्नी की बात है, वह पिछले साल गुजर गई थी। 3 दिन, मैं सिर्फ 3 दिन यहाँ रहने की योजना बना रहा हूँ। अगर इन 3 दिनों में कुछ नहीं होता है तो मैं जयपुर शहर वापस चला जाऊंगा और देबाश्री से हिसाब बराबर करूंगा, भले ही यहाँ वाकई अलौकिक घटनाएं हों। अगर वह भूत वाकई चुप रहना चाहता है और सामने नहीं आता है, तो मेरे पास हमेशा के लिए खोजते रहने का समय नहीं है। इस विचार के साथ रोहित तपन के घर में एक कमरे में सो गया। भूत के पुनरुत्थान की बेचैनी ने उसकी नींद को बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं होने दिया। उसे दर्द से सताया गया था, उसका शरीर हमेशा की तरह लकवाग्रस्त था और उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ लगातार उसके शरीर पर कब्जा कर रहा है। ये सनसनी अजीब तरह से अवर्णनीय थी। हालांकि जब रोहित सो रहा था, अचानक नीचे से एक कमजोर, शक्तिहीन खांसी की आवाज आई। खांसी, खांसी, खांसी। आवाज तपन के सामने के दरवाजे के ठीक बाहर से आती हुई लग रही थी। इस शोर ने अचानक बिस्तर पर लकवाग्रस्त रोहित को अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। क्या ये दिन की आवाज है? रुको, कुछ ठीक नहीं है, कोई ऊपर आ रहा है। उसका चेहरा फिर नाटकीय रूप से बदल गया, क्योंकि उसने सीढ़ी से भारी कदमों की आवाज सुनी। वह तपन के घर की दूसरी मंजिल पर रहता था, जबकि तपन बगल में रहता था। दूसरे शब्दों में, पहली मंजिल खाली थी और बाहर छाए अंधेरे के साथ दरवाज़ा बंद था। किसी का अंदर आना असंभव था। हो नहीं सकता, क्या बदकिस्मती है, क्योंकि किसी समय रोहित के माथे पर ठंडा पसीना फूट पड़ा। वर्तमान में उसका शरीर लकवाग्रस्त था, हिल नहीं सकता था। धप 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 टिल्ड। सीढ़ी से भारी कदमों की आवाज़ गूंज रही थी, करीब और करीब आती जा रही थी, और आवाज़ से कोई साफ तौर पर अनुमान लगा सकता था कि कोई दूसरी मंजिल पर सीढ़ियां चढ़ रहा था। हर सीढ़ी पर एक कदम, न तो एक कदम छोड़ रहा था और न ही एक अतिरिक्त कदम उठा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे चल रहा हो। रोहित ने सामने के दरवाजे की दिशा में देखने की कोशिश की। उसका सिर हिल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी हिल सकती थीं। लेकिन वह साफ साफ देख नहीं पाया। बाहर से रोशनी की कोई किरण नहीं थी। वह दरवाजे की दिशा का पता नहीं लगा सका। अचानक सीढ़ी में भारी कदमों की आवाज़ रुक गई। जो कुछ भी था वह दूसरी मंजिल पर पहुंच गया था। इस समय रोहित इस बात से कम चिंतित था कि यह चीज़ अंदर कैसे आई या कहाँ से आई। उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि क्या दरवाजे पर मौजूद चीज़ उसके लिए थी या तपन के लिए। बेशक एक मौका था कि यह बस बेतरतीब था, लेकिन ग्रामीण घर का लेआउट सरल था। दूसरी मंजिल पर 2 कमरों के दरवाजे एक दूसरे के सामने थे। अगर यह वाकई बेतरतीब था तो रोहित के पास 50-50 मौका था कि उसे नहीं चुना जाएगा। रुको, ऐसा लगता है कि यह अंदर नहीं आया है। अचानक उसने दरवाजे के बाहर फिर से कदमों की आवाज़ सुनी, जैसे कि अंधेरे में कोई दरवाजे पर आगे पीछे घूम रहा हो, उसके कदम आगे पीछे गूंज रहे हों। खांसी, खांसी, खांसी। जैसे कोई गंभीर रूप से बीमार हो, जैसे किसी भी पल मौत के कगार पर हो। बाहर मौजूद चीज़ ने जाने से इनकार कर दिया। कमरे के अंदर रोहित दरवाजे की दिशा में टकटकी लगाए देख रहा था। उसके अंदर तनाव बढ़ गया था, डर रहा था कि वह चीज़ अंदर न आ जाए। अपनी वर्तमान स्थिति में वह चाहकर भी भाग नहीं सकता था, वह बस अंदर ही प्रार्थना कर सकता था। यह अंदर नहीं आना चाहिए, है ना? एक पल बाद ये सुनकर कि दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ अंदर आने का इरादा नहीं लग रही थी, उसने थोड़ी राहत की सांस ली। जैसा सोचा था, ऐसा नहीं हो सकता कि वह इतना बदकिस्मत हो। हालांकि जब उसे स्कूल में दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत द्वारा लोगों को मारने का तरीका याद आया तो उसे बिल्कुल भी आराम महसूस नहीं हुआ। अगर दरवाजे पर मौजूद चीज़ को मारने के लिए उसे दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत न पड़े तो नहीं, यह असंभव है।
अगर बाहर मौजूद चीज वाकई कोई भूत होती, जिसकी क्षमता भूत दरवाजा खटखटाने वाले के समान होती, तो इस गांव में कोई भी जीवित नहीं बच पाता। वे सब बहुत पहले ही मर गए होते, रोहित ने खुद को दिलासा दिया, अपने दिमाग में चिंता का मुकाबला करते हुए। फिर भी उस पल में दरवाजे पर कदमों की आवाज़ अचानक रुक गई। चरमराहट। दरवाजे के खुलने की आवाज़ अंधेरे में सुनाई दी। रोहित का दिल एक पल में सिकुड़ गया। क्या दरवाजे पर दुबका हुआ भूत अंदर आने वाला था? अध्याय 85 वह बक्सा जिसे खटखटाया गया। बदकिस्मत, बस बहुत बदकिस्मत। अगर रोहित कसम खा सकता तो वह निश्चित रूप से अभी श्राप दे रहा होता। उसने बिल्कुल कुछ नहीं किया था, फिर भी गांव के सभी लोगों में से यह उसके पास ही आया। ये भी सहने योग्य होता, लेकिन यह उसे सबसे असहज स्थिति में मिला। जब से उसे भूत आंख मिली थी, वह हर रात 1-2 घंटे के लिए लकवाग्रस्त हो जाता था, और जैसे जैसे वह भूत आंख का अधिक उपयोग करता था, लकवा की अवधि धीरे धीरे बढ़ती गई। हालांकि वह इस दुष्प्रभाव को स्वीकार कर सकता था, ये सोचकर कि साधारण लोग हर दिन 8 घंटे सोते हैं। जो रोहित स्वीकार नहीं कर सकता था, वह था उन समयों के दौरान भूतों द्वारा उसका शिकार किया जाना जब उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं होता था। अंधेरे में, हालांकि वह साफ साफ नहीं देख सकता था, दरवाजे के चरमराहट से खुलने की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह दरवाजे पर एक लंबी छाया को देख सकता है, जो बिना हिले खड़ी थी। धुंधले रूपरेखा से वह बता सकता था कि यह निश्चित रूप से दिन वाला बुजुर्ग तपन नहीं था, बल्कि एक बहुत बहुत अपरिचित व्यक्ति था। ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह गांव का कोई व्यक्ति था, जैसे कि यह व्यक्ति अचानक कहीं से प्रकट हो गया हो। दरवाज़ा खुलने के बाद दरवाजे पर मौजूद लंबा अस्पष्ट आकृति बाहर मंडराना जारी नहीं रखा, बल्कि उसने भारी कदम उठाए, एक एक करके, और अंदर चला गया। भारी कदमों की आवाज़ किसी जीवित व्यक्ति की तरह नहीं थी, बल्कि एक कठोर ठंडे शव की तरह थी। उस पल रोहित ने कदमों की दिशा में ध्यान से देखा, उसका चेहरा ठंडे पसीने से भीग गया था। वह उठना चाहता था, लेकिन भूत आंख अभी भी उसके शरीर पर हावी हो रही थी। शांत रहो, भले ही यह वाकई एक भूत है जो मेरे लिए आया है, यह मुझे ज़रूरी नहीं कि नुकसान पहुंचाए। अगर मैं भूत की हत्या के मापदंड को पूरा नहीं करता हूं, तो भूत ज़्यादा से ज़्यादा बस गुजर जाएगा, उसने खुद से सोचा। चूंकि वह हिल नहीं सकता था, उसने खुद को शांत और संयमित रहने के लिए मजबूर किया। वह पहले भी उच्च स्तर के डरावने भूतों का सामना कर चुका था, कुछ किस्मत के साथ मौत निश्चित नहीं थी। ये रुक गया है। अचानक रोहित ने कदमों की आवाज़ को रुकते हुए सुना। ठीक उसके बिस्तर के सिरहाने के पास, लगभग 2 मीटर से भी कम दूरी पर, वह एक ठंडक को भी महसूस कर सकता था जो धीरे धीरे उसे ढंक रही थी, और हर सांस के साथ एक नम और सड़ी हुई गंध हवा में फैल रही थी। यह मौजूदगी और गंध, इसमें कोई शक नहीं, निश्चित रूप से एक भूत था। ये क्यों रुक गया है? क्या ये सही समय का इंतजार कर रहा है, या मैंने इसकी हत्या की शर्तें पूरी नहीं की हैं? रोहित कांपते हुए भी अपने पिछले भयंकर भूतों के साथ हुई मुलाकातों के लिए आभारी था, वरना वह अब तक डर से बेहोश हो चुका होता। एक अज्ञात उच्च स्तर के डरावने भूत से 2 मीटर से भी कम की दूरी पर, और इतनी निकटता में सबसे घातक बात यह थी कि वह बिल्कुल हिल नहीं सकता था। यहाँ तक कि सबसे कम डरावना भूत भी उसे आसानी से मार सकता था। अंधेरे कमरे में अज्ञात भूत और बिस्तर पर लकवाग्रस्त रोहित एक गतिरोध में बंद हो गए थे। उनके चारों ओर की खामोशी डरावनी थी। केवल रोहित की थोड़ी भारी सांसें सुनाई दे सकती थीं, उसके अलावा पूरी तरह से खामोशी थी। लेकिन शोर की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं था कि कोई खतरा नहीं था। जब तक भूत अभी भी कमरे में था और चला नहीं गया था, रोहित का जीवन अधर में लटका हुआ था। यहाँ तक कि एक भूत गुलाम बनना भी कोई गारंटी नहीं देता था। यहाँ इसका क्या मकसद है? मुझे मारना? नहीं, अगर भूत मुझे मारना चाहता तो मैं अब तक मर चुका होता। मैं साफ तौर पर इसका पसंदीदा शिकार नहीं हूं, तो क्या यह मुझे देखने के लिए आया है? रोहित पलकें झपका रहा था, उसका ठंडा पसीना उसकी आंखों में टपक रहा था। ये बहुत संभव है, लेकिन एक असली भूत किसी को सिर्फ देखने में समय बर्बाद नहीं करेगा, जब तक कि यह एक भूत गुलाम ना हो। किसी भी भूत के पास जिसके पास भूत गुलाम हो, उसके पास एक भूत क्षेत्र होना चाहिए, जिसे आमतौर पर डरावनी स्तर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे वह दरवाज़ा खटखटाने वाला भूत। अगर यह इस स्तर का भूत है, तो मुझे हुआंगगांग गांव के मामले को छोड़ देना चाहिए। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं संभाल सकता हूँ। लेकिन जैसा कि रोहित का दिमाग बेतरतीब अनुमानों से दौड़ रहा था, कमरे के अंदर कदमों की आवाज़ फिर से चली। कदम 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 तिल्द। ये रोहित के बिस्तर की ओर नहीं गया, इसके बजाय ये बिस्तर के पैरों के चारों ओर घुमा और एक अलमारी खोली। वह रोहित की पुतलियां अचानक सनकरी हो गईं। अलमारी में हुआंगगांग गांव की यात्रा के लिए तैयार की गई कुछ वस्तुओं को छोड़कर ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि वे मूल्यवान थीं, लेकिन एक भूत के लिए वे बेकार थीं। क्या शियाओकियांग एंटरटेनमेंट क्लब से कोई भूत नियंत्रक मेरी चीजें चुराने आया है? रोहित के दिमाग में एक विचार आया।
अगर ऐसा होता तो ये सबसे बुरा नतीजा नहीं होता। कम से कम वह एक भूत नियंत्रक से निपट रहा था, न कि एक असली भूत से। खट। यह एक चट्टान के धातु से टकराने जैसा लग रहा था। एक कुरकुरी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। खट। एक के बाद एक, भारी और जोरदार, एक निश्चित पैटर्न में टकरा रही थी। यह आवाज थी। रोहित को याद आया कि उसके बैकपैक में केवल एक ही चीज थी जो ऐसी आवाज कर सकती थी। वह सोने का बक्सा जिसमें बिना सिर वाला भूत था। लानत है, ये भूत उस सोने के बक्से को तोड़ रहा है जिसमें बिना सिर वाला भूत है। उसने घबराहट में सोचा। डर की एक लहर तुरंत उसे घेर लिया, जिससे उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये भूत बिना सिर वाले भूत को रिहा करना चाहता है। बिल्कुल नहीं, मैं इसे बिना सिर वाले भूत को रिहा नहीं करने दे सकता। एक बार जब वह बाहर आ जाता है तो सब खत्म हो जाएगा। रोहित बेतहाशा संघर्ष करने लगा, अपने शरीर में सनसनी वापस पाने की कोशिश कर रहा था। बिना सिर वाला भूत वह था जिसे उसने खुद कैद किया था। वह इस भूत की क्षमताओं के बारे में बहुत स्पष्ट था। अगर उसे रिहा कर दिया गया तो वह निश्चित रूप से पहले उसके शरीर पर कब्जा कर लेगा। अगर बिना सिर वाले भूत को उसकी भूत आंख मिल जाती तो यह एक असीमित भूत क्षेत्र होने जैसा होगा। डरावनी स्तर आसमान छू जाएगा, दरवाजा खटखटाने वाले भूत के बराबर हो जाएगा। हुआंगगान गांव में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। शियाओकियांग एंटरटेनमेंट क्लब के वे कुछ लोग सभी बिना सिर वाले भूत के शिकार बन जाएंगे। अगर अंत में बिना सिर वाला भूत भयंकर भूतों से बना एक शरीर बनाने में कामयाब हो गया, रोहित को नहीं पता था कि दुनिया इस भूत का सामना कैसे करेगी। मुझे इसे रोकने का एक तरीका खोजना होगा, मुझे करना होगा। उसने अपने दांत भींचे, अपने शरीर के अंदर भूत आंख से लड़ने की कोशिश कर रहा था, अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रहा था। जब तक वह हिल सकता था वह तुरंत सोने के बक्से को झपट लेता, फिर इस जगह को छोड़ने के लिए भूत क्षेत्र का उपयोग करता, इस भूत से दूर। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक बिना सिर वाले भूत को रिहा नहीं किया जाता तब तक बदलाव के लिए अभी भी जगह है। खट। हालांकि टकराने की आवाज लगातार गूंजती रही, एक के बाद एक। रोहित ने महसूस किया कि यह आवाज भूत के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज से भी ज्यादा डरावनी थी। उसे नहीं पता था कि बक्सा और कितने बार सह सकता है। शायद सोने के बक्से को पूरी तरह से खोलने के लिए दर्जनों वारों की जरूरत थी, या शायद सिर्फ एक की। जैसे ही बक्से में एक छोटी सी दरार दिखाई दी, बिना सिर वाला भूत आजाद हो जाएगा और फिर वही होगा जिसका रोहित को सबसे ज्यादा डर था। वह अभी भी बिस्तर पर संघर्ष कर रहा था, उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वास्तविकता ने उसे वह मौका नहीं दिया। चाहे रोहित ने कितना भी संघर्ष किया, वह अपने शरीर में हरकत बहाल नहीं कर सका। एक भूत के सामने मानवीय इच्छा और भावना अविश्वसनीय रूप से नाजुक लग रही थी। आवंटित समय के बिना भूत आंख रोहित को शरीर का नियंत्रण वापस नहीं देगी। हालांकि इस कमरे में भूत सिर्फ 3 नहीं थे, एक और था। खुली हुई अलमारी के अंदर एक मानव त्वचा का कागज बिना हवा के हिला, धीरे धीरे अंदर से नीचे की ओर गिर रहा था, चाहे वह संयोग से हो या इरादे से। अंधेरे में मानव त्वचा का कागज ठीक उस विकृत सोने के बक्से को ढक लिया जिसे मारा जा रहा था। खटखटाने की आवाज अचानक रुक गई। एक बार फिर चारों ओर सब कुछ दमनकारी खामोशी में डूब गया। ये रुक गया, लेकिन क्यों? रोहित को वास्तविक स्थिति नहीं पता थी। वह बस इतना जानता था कि खटखटाने की आवाज जारी नहीं रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि बक्सा पहले ही खुल गया हो? आवाज का रुकना उसे थोड़ी भी खुशी नहीं लाया, इसके बजाय इसने उसे और भी ज्यादा डरा दिया। अगर बक्सा वाकई खुला था तो इसका मतलब था कि एक बिना सिर वाला भूत ठीक उसके बिस्तर के बगल में खड़ा था। अध्याय 86। बक्से से खटखटाने की आवाज रुक गई थी और वह फिर कभी नहीं सुनाई दी। रोहित के लिए केवल 2 ही संभावनाएं थीं, या तो भूत खटखटाते खटखटाते थक गया था, जो कि निश्चित रूप से असंभव था। दूसरी संभावना ये थी कि बक्से के अंदर का बिना सिर वाला भूत रिहा हो गया था। जहां तक तीसरी संभावना का सवाल है, रोहित बस एक के बारे में सोच ही नहीं सका। उस पल शांति एक बार फिर अंधेरे कमरे में लौट आए। न कोई खटखटाने की आवाज थी, न कोई कदमों की, कोई भी आवाज नहीं। इस बार फर्क ये था कि खामोशी एक बहुत लंबी अवधि तक चली, जो पहले से कहीं अधिक थी। इसके अलावा खांसी की आवाज शुरू से अंत तक फिर कभी नहीं सुनाई दी। उसे नहीं पता था कि यह एक महत्वपूर्ण सुराग था या नहीं। भूत ने हिलना बंद कर दिया है। बिना सिर वाला भूत भी लगता है कि प्रकट नहीं हुआ है। सब कुछ इतना अजीब क्यों है? रोहित ने पहले खुद को यहां मरने के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन अब उसे लगा कि उसके पास अभी भी खुद को बचाने का मौका हो सकता है, क्योंकि लकवा लगभग खत्म हो गया था। उसके शरीर के अंदर की भूत आंख की बेचैनी कम होने लगी और उसके शरीर में धीरे धीरे सनसनी वापस आने लगी। जब तक रोहित फिर से हिल सकता था, वह डरता नहीं था, भले ही उसे वाकई बिना सिर वाले भूत का सामना करना पड़ता। शायद भूत को एहसास हो गया था कि रोहित फिर से हिलने वाला है, या शायद यह इसलिए था क्योंकि कुछ समय आ गया था। कदमों की आवाज एक बार फिर सुनाई दी।
भूत अलमारी की दिशा से दूर जाने लगा, धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक वापस लौट आया, फिर कमरे से बाहर निकला और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। कदम कदम पर स्पष्ट कदमों की आवाज़ पूरे सीढ़ी में गूंज रही थी। वह जा रहा था। लगभग उसी पल जब वह सीढ़ियां उतरा, रोहित ने नियंत्रण वापस पा लिया। उसने तुरंत अपने शरीर पर कब्जा कर लिया, बिस्तर से उछलकर उठा और उसका हाथ दीवार के साथ पहुंचकर तुरंत कमरे की बत्तियां जला दीं। बत्ती जली, अंधेरे को दूर करते हुए। उसके चारों ओर सब कुछ अब साफ साफ दिखाई दे रहा था। रोहित ने तुरंत अलमारी की ओर देखा। इस समय अलमारी खुली हुई थी। एक सोने का बक्सा जमीन पर पड़ा था, लेकिन वह विकृत हो गया था, जिसके बीच में एक बड़ा गड्ढा था जो लगभग बक्से को फाड़ देता। लेकिन सोने की स्थायित्व और ये तथ्य कि रोनी ने बक्सा बनाते समय कंजूसी नहीं की थी, इसका मतलब था कि यह आखिरकार टूटा नहीं। उफ्टिल्ड, ये देखकर रोहित ने थोड़ी राहत की सांस ली। सबसे अच्छा परिदृश्य हुआ था, बक्सा नहीं खुला था और अंदर का बिना सिर वाला भूत नहीं भागा था। जहां तक बक्से के विकृत होने की बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोना सिर्फ एक कंटेनर था, इसकी कोई आकार की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो अजीब था वह यह था कि बक्से के ऊपर मानव त्वचा का एक टुकड़ा ढका हुआ था। वह वही त्वचा का कागज था जो वह स्कूल से लाया था। हालांकि उसके दिल में उलझन थी, लेकिन अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। रोहित ने जल्दी से अपनी चीजें पैक की, अपना सामान छिपाया और फिर अपना हथियार पकड़ा और तुरंत बाहर भागा। यह मेरे लिए एक संकट है, लेकिन यह एक अवसर भी है। कम से कम भूत सामने आया था, भले ही मैं उससे न निपटूं, मुझे कम से कम उसकी पहचान, उसका स्थान और वह कैसा दिखता है, ये जानने की ज़रूरत है। अगर मैं उसे ऐसे ही जाने देता हूं, तो मुझे शायद फिर कभी ऐसा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। डर और बेचैनी महसूस करने के बावजूद उसने फिर भी जाते हुए भूत का पीछा किया। आखिरकार वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ने का मौका पाने के लिए हुआंगगान गांव आया था। अगर वह मौत से डरता तो वह यहाँ नहीं आता। पहली मंजिल पर सामने का दरवाज़ा कसकर बंद था, लेकिन दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज़ सुनी जा सकती थी। साफ तौर पर भूत तपन के घर से निकलकर कहीं और जाने लगा था। पीछा करो। रोहित ने मुख्य दरवाज़ा खोला और तुरंत उसका पीछा किया। उसकी माथे पर एक भूत आंख उसकी त्वचा से फटकर बाहर निकली। लाल आंख ने उसे एक अजीब दृष्टि प्रदान की, एक ऐसी दुनिया जो लाल रोशनी में नहा रही थी। अब अंधेरा नहीं था। भूत आंख की दृष्टि अंधेरे और भूत क्षेत्र की मायावी प्रकृति को भेद सकती थी। हालांकि भूत क्षेत्र के बिना ये काफ़ी बेकार थी, फिर भी यह एक विशेष क्षमता थी। वह आगे है। रोहित ने पीछा किया, भूत आंख का उपयोग करके भूत की शक्ल जानने की कोशिश की, लेकिन एक मोड़ ने उसकी दृष्टि को रोक दिया। गली के अंदर से कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। भूत क्षेत्र का उपयोग करके मैं भूत को तुरंत पकड़ सकता हूं, लेकिन भूत के बारे में किसी भी जानकारी के बिना भूत क्षेत्र को सक्रिय करना साफ तौर पर बहुत मूर्खतापूर्ण होगा। हालांकि वह इस भूत का असली चेहरा जानने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन भूत क्षेत्र से होने वाले परिणामों ने रोहित को अपनी आवेगी इच्छा को दबाने के लिए मजबूर किया। आखिरकार अंदर भागना पकड़ने की गारंटी नहीं देता था। उसने पीछा जारी रखा। सामने कदमों की आवाज़ उसके और भी करीब आ रही थी। वह अगले मोड़ पर ही देखने वाला था कि वह कौन था। हालांकि अगले ही पल जैसे ही रोहित ने मोड़ लिया, उसके सामने जो दृश्य सामने आया उसने उसे जमने पर मजबूर कर दिया। सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी भूत नहीं था, बल्कि शियाओ की आंख एंटरटेनमेंट क्लब का एक सदस्य हरीश पाल था, जो दिन में उसके साथ हुआंगगान गांव आया था। रोहित, तुम कैसे? हरीश पाल उसे देखकर साफ तौर पर चौंक गया था। अगर उसने किसी भूत को देखा होता तो उससे भी ज्यादा हैरान था, और उसने बोलने की पहल की। मैं भी यही कहना चाहता हूँ। मैंने एक भूत के कदमों का पीछा किया और मोड़ लेने के बाद मुझे जो व्यक्ति दिखता है वह तुम हो। क्या तुम वाकई हरीश पाल हो? रोहित ने अपनी भौहें सिकुड़ी, अपने हाथ में एक सुनहरा हैंडगन पकड़े हुए। गोली पहले ही चैम्बर में डाल दी गई थी, किसी भूत को मारने के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा की सहज प्रवृत्ति के कारण। हरीश पाल ने कुछ घबराहट से कहा, बेशक मैं हरीश पाल हूं और तुम वह हो जिसे समस्या है, ठीक है। मैं भी उन कदमों का पीछा कर रहा था। मैंने सोचा कि तुम भूत हो। सौभाग्य से मैंने तुम्हें समय पर पहचान लिया। इसने मुझे काफ़ी डरा दिया। उसे यह कहते हुए सुनकर रोहित का दिल ठंडा हो गया। क्या हमें बरगलाया गया है? या क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ एक से ज़्यादा भूत हों? जिसका तुम पीछा कर रहे थे वह नहीं है जिससे मैं मिला था। मैं बहुत निश्चित नहीं हूँ, लेकिन कदमों की आवाज़ वाकई यहीं कहीं गायब हो गई, हरीश पाल ने कहा। उसका भाव गंभीर हो गया। टप 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 टिल्ड। अचानक पास की गली से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। धमाका टिल्ड। अगले ही पल लगभग बिना सोचे समझे रोहित के सिर पर एक आंख हो गई और उसने आवाज़ की दिशा में बंदूक उठाई और एक गोली चलाई। आह टिल्ड। दर्द की एक चीख सुनाई दी। उसकी भूत आंख ने एक व्यक्ति को दर्द में ज़मीन पर गिरते हुए देखा, जिसमें से खून बह रहा था। रोहित, तुम क्यों बेतहाशा गोली चला रहे हो? तुमने किसी को मार दिया है, हरीश पाल ने घबराहट में चिल्लाया। रोहित ने माथे पर बल डाला और कहा, गांव वाले अब तक सो गए हैं,
और यहाँ तक कि कुत्ते भी इतनी देर रात को नहीं भौंक रहे हैं। कौन जानता है कि वे अचानक कदमों की आवाज़ किसी भूत की नहीं थी। मैंने पहले गोली चलाई और बाद में सवाल पूछे। यह अच्छी बात है कि तुमने मुझे पहले देखा, वरना तुम निश्चित रूप से मुझे गोली मार देते, हरीश पाल ने कहा, अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। तभी उसने ध्यान दिया कि रोहित हर समय एक हैंडगन पकड़े हुए था। वह व्यक्ति क्लब से लगता है, तुम्हें उसे पहचानना चाहिए। लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मेरी गोली ने उसे मार दिया है या नहीं, रोहित ने कहा। कुछ देर बाद एक छोटे से विला में, जिसे क्लब के सदस्यों ने अस्थायी रूप से किराए पर लिया था, एक पीला चेहरे वाला आदमी अपने घाव को पकड़े और खून बह रहा था, जिसे हरीश पाल उसके बगल में पट्टी बांध रहा था। उनमें से कुछ के अलावा अन्य भूत नियंत्रक भी मौजूद थे। रात में भूत के आने से लगता है कि सभी को सतर्क कर दिया था। पलाश, मुझे तुम्हें एक बहुत बुरी बात बतानी है, हरीश पाल ने समझदारी और थोड़ी उदासी के साथ कहा। मुझे संदेह है कि रोहित ने जानबूझकर तुम्हारी स्थिति पर निशाना साधा था। रोहित ने देखा, बकवास, मैंने साफ तौर पर उसके सिर पर निशाना साधा था। तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? फिर भी ये वाकई मेरी गलती है। पलाश, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। ये कहने के बाद उसने एक सच्चा और माफ़ी भरा भाव प्रकट किया। पलाश का ठंडा चेहरा गुस्से से भर गया था। तुमने मुझे गोली मारी और तुम सोचते हो कि यह सिर्फ एक माफ़ी से सब ठीक हो जाएगा। मैं पहले ही माफ़ी मांग चुका हूँ। तुम और क्या चाहते हो? क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए और मुझे गिरफ्तार करवाना चाहिए? रोहित ने कहा, बहुत देर रात हो चुकी है, गांव में भूत प्रेत का साया है, तुम बिना बत्ती के भी गांव में घूम रहे हो। ऐसी दुर्घटना होना सामान्य है। मुझ पर एक गोली चलाओ और हम इसे बराबर मानेंगे। तुम क्या सोचते हो? पलाश का चेहरा स्टील ठंडा हो गया, क्योंकि उसने भी एक हैंडगन निकाली और उसे उसकी ओर निशाना साधा। रोहित ने कहा, भले ही हम ऐसा करते हैं, बदले के चक्र का अंत कहाँ होगा? इसके अलावा मैं अभी भी एक बच्चा हूँ, क्या तुम इसे थोड़ा सा छोड़ नहीं सकते? अपनी माँ को छोड़। पलाश ने बिना झिझके गोली चला दी। उसने रोहित के सिर पर निशाना साधा, लेकिन उम्मीद के विपरीत रोहित का सिर ठीक समय पर मुड़ गया, गोली से बचते हुए। अब क्या हम बराबर हैं? रोहित की माथे की भूत आंख ने उसे घूर कर देखा। मैं कहूंगा कि हम बराबर हैं जब मैं तय करूंगा कि हम हैं। पलाश ने फिर से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उस पल रोहित ने भी अपनी बंदूक पलाश के सिर पर तान दी। एक के लिए एक, यह उचित है। अगर तुम जारी रखना चाहते हो तो मैं ये खेल पूरी रात खेल सकता हूँ और हम देखेंगे कि पहले कौन मरता है। बस इसे खत्म करते हैं। पलाश, अब जब तुमने अपनी गोली चला दी है तो हम बराबर हैं। अगर हम इसे जारी रखते हैं तो यह एक असली लड़ाई में बदल जाएगा। इस गांव में अभी भी एक भूत है, क्या अभी आपसी झगड़ा करना मौत को बुलाना नहीं है? इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ है, और एक बार जब हम अन्य भूतों को नियंत्रित कर लेते हैं तो कोई भी चोट ठीक हो सकती है। हरीश पाल ने जल्दी से पलाश को वापस खींचा और सुलह कराने वाला बन गया।